दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है लव मैरिज का दी एंड। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। पहले पता होता यह दिन दिखाएगी तो पैदा होते ही गला घोट कर मार देती। खानदान का नाम मिट्टी में मिला गई। अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, कहीं उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा। यह सब थे नेहा की माँ सावित्री की, जो रोते हुए अपनी बेटी को कोस रही थी। नेहा का पिता सुरेश दोनों हाथों से सिर पकड़े कुर्सी पर नज़र झुकाए बैठा था। सावित्री की भाभी सबके लिए चाय बना लाई। रात के 2 बजे थे। कल शादी, लगभग सभी रिश्तेदार पहुंच चुके। दहेज का सामान तैयार किया जा रहा था। नेहा की माँ और उसकी मामी संदूक में कपड़े और जरूरी सामान लगा रही थी। तभी सावित्री ने कहा, भाभी आप जरा नेहा को बुला लाइए, एक बार उससे पूछ लेते हैं कि उसकी सास के लिए यह नारंगी साड़ी रखनी है या स्टोन वर्क वाली ग्रीन साड़ी। सावित्री की भाभी ने कहा, दीदी नेहा तो सो चुकी है। शाम को 4 बजे से उसे मेहंदी लगाई जा रही थी। बैठे बैठे थक गई थी। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स और हल्का खाना खिलाकर उसे सोने के लिए उसके कमरे में भेज दिया। सुबह जल्दी जगाना है, शादी की रस्में शुरू होंगी, फिर कल शाम को बारात आ जाएगी। बेचारी को आराम करने को समय नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने आज उसे जल्दी सोने के लिए भेज दिया। सावित्री ने कहा, तू एक बार देख तो सही, क्या पता वह सोई ना हो, उससे पूछ लेते हैं तो यह काम निपट जाता। सावित्री की भाभी नेहा के कमरे में गई तो देखकर हैरान रह गई। नेहा कमरे में नहीं थी। भाभी ने जल्दी से आकर सावित्री के कान में यह बात बताई, क्योंकि घर मेहमानों से खचाखच भरा था। सावित्री दौड़कर नेहा के कमरे में गई। बाथरूम, बालकनी, हर जगह नेहा को ढूंढा, परंतु वह नहीं मिली। सावित्री ने यह बात नेहा के पापा को बताई। धीरे धीरे यह बात सभी में आग की तरह फैल गई और सभी रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगे। नेहा के ताऊजी ने कहा, सबसे पहले जाकर जेवर देखो। दौड़कर सावित्री ने नेहा के कमरे में जाकर देखा तो वार्डरोब खाली थे और वह वहीं चक्कर खाकर बैठ गई। जेठानी, भाभी और ननद ने आकर उसे संभाला। सावित्री माथा पीट कर रोने लगी, लुट गए हम, इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। नेहा के कमरे से शादी के लिए बनवाई गई ज्वेलरी और कीमती कपड़े गायब थे। ज्वेलरी कल ही सुनार के यहाँ से बनकर आई थी। आज दिन में सभी रिश्तेदारों और आस पड़ोस की औरतों ने चढ़ावे की रस्म के तहत सभी कपड़े और ज्वेलरी देखी थी। इसके बाद सावित्री ने वह ज्वेलरी नेहा की अलमारी में उसके कमरे में ही रखवा दी। सावित्री ने सोचा कि पूरे घर में तो मेहमानों का आना जाना रहेगा, सिर्फ नेहा का कमरा ही ऐसा था जहां पर आवाजावी कम रहेगी और नेहा को बान लगा, इसीलिए उसे कमरे से बाहर आना जाना भी नहीं था। सावित्री ने सोचा कि ज्वेलरी रखने के लिए नेहा का कमरा ही सही है। उसे क्या पता था कि उसकी लाडली बेटी मन में यह साजिश रचाए बैठी है। नेहा के मामा जी और कजन ब्रदर उसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि हर जगह ढूंढ चुके थे। अब रात के 4 बजे थे। जब हर जगह ढूंढने के बाद पूरा परिवार बेबस निराश होकर बैठ गया। नेहा के पिताजी को कल शाम को आने वाली बारात की चिंता हो रही थी। अब समधी जी को क्या जवाब दे। सुरेश के बड़े भाई ने नेहा के ससुराल वालों को फ़ोन लगाया और समधन को आराम से सारी बातें बताई। विपुल के घर में भी तरह तरह की बातें होने लगी। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सभी मेहमान आ चुके थे। दोनों परिवारों की इज्जत पर आ बनी। अंत में विपुल के पिता ने कहा कि अगर रिश्तेदारी में कोई और विवाह के लायक लड़की है तो बताइए, परंतु एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, लड़की हमारे विपुल की बराबर की टक्कर की होनी चाहिए। नेहा के ताऊजी ने फ़ोन रख दिया और सारी बातें सुरेश को बताई। अंत में नेहा के मामा जी की लड़की सुनिधि पर सबकी उंगली आकर टिक गई। सुनिधि बहुत सुंदर थी और अभी वह ग्रेजुएशन कर रही थी। इसके बाद वह
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके सरकारी नौकरी में जाना चाहती थी, परंतु बुआ और फूफा जी की इज्जत बचाने के लिए सुनिधि ने अपने सपनों की बलि दे दी। अगले दिन सुबह 4 बजे विपुल के घर से उसके मम्मी पापा और स्वयं विपुल किसी को बिना बताए चुपके से सुनिधि को देखने आए। सुनिधि को देखते ही विपुल ने हाँ कर दी। सुनिधि उसके मम्मी पापा को भी बहुत पसंद आई। सुरेश जी ने थोड़ी राहत की सांस ली। शाम को तय समय पर बारात आई और सुनिधि और विपुल का विवाह संपन्न हुआ। विपुल बैंक में मैनेजर था। सुरेश जी ने अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर चुना था, परंतु नेहा ने अपने पैर पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार ली। शादी निपटा कर सभी रिश्तेदार बुझे मन से अपने अपने घरों को लौट गए। सुरेश ने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह एक बार जो पिता की इज्जत उछाल कर चली गई, उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। मोहल्ले में हो रही तरह तरह की बातें भी धीरे धीरे शांत होने लगी। सुरेश जी की उनके घर के अगले हिस्से में जगदम्बा स्वीट्स के नाम से बहुत ही मशहूर दुकान थी। घर भी ऑन रोड था, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। सुरेश गरीब परिवार से था, परंतु अपनी मेहनत के बल पर उसने शहर में इतना बड़ा घर ऑन रोड खरीदा और रोड पर 2 दुकानें जगदम्बा स्वीट्स के नाम से चलानी शुरू की। सुरेश जी की गिनती शहर के जाने माने हलवाइयों में की जाती थी। इतनी सारी उथल पुथल के बाद जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी कि सुरेश जी ने एक दिन सुबह अपनी दुकान का शटर ओपन किया। नौकर दुकान के बाहर पानी छिड़क कर झाड़ू निकालने लगा। सुरेश जी मेज और कुर्सियां जमाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उनकी बेटी नेहा सामने वाले घर से झाड़ू लेकर निकली। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, कलाइयों में शादी का लाल चूड़ा था। नेहा ने आधा अधूरा घूंघट तान रखा था। सुरेश जी ने जैसे ही उसे देखा वह चौंक गई। सहम कर गिरने ही वाले थे कि नौकर ने उन्हें संभाला और कुर्सी पर बिठा दिया। घर के अंदर सावित्री जी को आवाज़ लगाई। सावित्री जी भी दौड़कर बाहर आई। यह नज़ारा देखा तो टूट कर बिखर गई, परंतु जाकर सुरेश जी को संभाला। नेहा को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था। उसने अपने माता पिता की तरफ देखा भी नहीं और गली से अपने घर के सामने से झाड़ू लगाकर वापस अंदर चली गई। सुरेश जी और उनकी पत्नी आंखें फाड़े देखते रह गए। गली में औरतों की फुसर फुसर होने लगी। सुरेश जी की बेटी नेहा 1 सप्ताह बाद लव मैरिज करके उन्हीं के घर के सामने वाले घर में आकर बस गई। नेहा ने सुरेश जी के ठीक सामने वाले पड़ोसी गिरधर के छोटे बेटे विक्की से लव मैरिज कर ली थी। यह बात भी गली मोहल्ले और रिश्तेदारी में आग की तरह फैल गई। सुरेश जी के अपने पड़ोसी गिरधर से अच्छे रिश्ते नहीं थे। हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर उनकी आपस में खटकती रहती थी और नेहा उसी घर में उन्हीं के बेटे की दुल्हन बनकर आ गई। सुरेश जी के पड़ोसी और रिश्तेदार इस चटपटी खबर का मजा ले रहे थे। अब तो यह रोज़ का काम हो गया। सुरेश जी अपनी दुकान के काउंटर पर बैठे होते तो नेहा अक्सर ही उन्हें दिख जाया करती। सोचा था बेटी इज्जत उछाल कर गई है तो कभी उसे घर में नहीं घुसने देंगे, परंतु यह तो सुरेश जी के लिए असहनीय पीड़ा हो गई। अपनी ही बेटी को अपने ही दुश्मन के घर रोज़ देखना सीने पर छुरी चलाने जैसा था। नेहा गली में किसी से बातचीत नहीं करती थी। वह बेशर्मों की तरह अक्सर ही विक्की के साथ हाथ में हाथ डाले घूमती नजर आती तो सुरेश जी नज़रें नीची कर लेते। कुछ पड़ोसी सुरेश जी के प्रति दवा भाव दिखाते तो कुछ नेहा को कोसते कि घर से भाग गई थी। यह काम था जो पिता की छाती पर मूंग दलने चली आई। सुरेश जी के मन में अपनी बेटी के प्रति क्रोध था और दया भाव भी, क्योंकि विक्की एक आवारा किस्म का लड़का है। नेहा भागी भी तो उसके साथ, जिसके साथ उसका कोई भविष्य नहीं। विक्की गलियों में आवारा लड़कों के साथ अपने पिता की संपत्ति पर ऐश करता था। वह दिखने में बहुत सुंदर था। सुबह सवेरे बन ठन कर घर से निकलता और दिन भर लड़कियों के पीछे घूमता रहता। तभी तो नेहा भी उसके प्यार में अंधी हो गई और पिता की पगड़ी उछाल कर चली गई। सुरेश जी के लिए यह पीड़ा असहनीय थी और वह डिप्रेशन में जाने लगे।
पति की ऐसी हालत देखकर सावित्री जी ने अपने रिश्तेदार से सलाह मशवरा किया। सुरेश जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हलवाई की दुकान भी ठप होने लगी। सुरेश जी के बड़े भाई ने उन्हें एक सलाह दी कि अब इस घर में रहना उनके लिए बहुत पीड़ादायक है, इसीलिए अपना घर, दुकान, सारी प्रॉपर्टी बेचकर किसी दूसरे शहर में मकान खरीद लो। सुरेश जी ने ऐसा ही किया। उनका घर और दुकान कौड़ियों के दाम में बिका। चला चलाया बिजनेस ठप हो गया। अपना सब कुछ बेचकर सुरेश जी ने अपने बड़े भाई के पास ही एक घर ले लिया और छोटी मोटी नौकरी करने लग गया, क्योंकि दोबारा बिजनेस चलाना इस कंपटीशन के दौर में आसान नहीं। सुरेश जी के और 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उनके भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा। बड़ी बेटी ने ऐसी करतूत की तो इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा था। पहले अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, अच्छा घर, पिता की अच्छी आमदनी थी, परंतु अब सब कुछ सिमट कर एक छोटे से घर में रह गया। दूसरी तरफ सुनिधि के पति विपुल ने उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कराई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसे दिल्ली भेज दिया। 1 साल बीता, सुरेश जी की छोटी मोटी नौकरी भी जाती रही। अब वह पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गई। उन्होंने चारपाई पकड़ ली। सावित्री जी ने घर की हालत देखते हुए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत सहायता जेठ जी के यहाँ से मिल जाती थी, परंतु हमेशा कोई नहीं करता। अपने बच्चों के लिए स्वयं ही खड़े होना पड़ता है। सावित्री जी अपनी इस हालत के लिए अपनी बड़ी बेटी को खूब कोसती थी। उसने अपने साथ साथ इन चारों की जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी। कुछ दिनों बाद एक उड़ती हुई खबर आई कि नेहा ने एक बेटी को जन्म दिया। नेहा के ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं। विक्की, जो पहले से ही आवारा किस्म का लड़का था, अब शराब और नशे में धुत रहता है, जिसकी वजह से विक्की के माँ बाप ने उसे जायदाद से बेदखल करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। नेहा अपनी सास और जेठानी के घर काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट भरती है। सावित्री जी को अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनकर जरा भी दुख नहीं हो, क्योंकि बेटी ने जो किया था इससे वह बुरी तरह टूट कर बिखर चुकी थी। उनके मुंह से नेहा के लिए सिर्फ बद्दुआ ही निकलती थी। नेहा के पास मायका नहीं रहा। ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया। पति को उसकी कुछ पड़ी ही नहीं। दूसरी तरफ सुनिधि के पास 2 मायके थे। वह अपनी बुआ के घर भी आती जाती थी और सावित्री भी सुनिधि को अपनी इज्जत बचाने की खातिर शुक्रिया अदा करते नहीं थकती थी। सुनिधि की मेहनत एक दिन रंग लाई। उसने सीजीएल क्लियर किया और वह इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई। दूसरी तरफ सावित्री जी के पुराने मोहल्ले से उन्हें एक औरत मिली, जिसने बताया कि नेहा के हालात बहुत खराब हैं। उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं। जेठानी के दिए हुए कपड़े पहनकर गुजारा करती। सारे जेवर विक्की ने बेच खाए। नेहा बहुत परेशान है। वह कह रही थी कि कोई मेरे माँ बाप तक यह खबर पहुँचा दे कि उनकी बेटी बहुत दुखी। वह अपनी बेटी को आकर इस नरक से निकाल ले। सावित्री जी ने उस औरत से कहा, उसे जाकर कह देना हमारे लिए वह उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने घर की दहलीज से बाहर कदम रखा था, और हमें उसने उसी दिन जीते जी मार दिया था जब वह लाल चूड़ा पहनकर विक्की की दुल्हन बनकर हमारे दुश्मन के घर आई थी, जिसकी वजह से मेरे दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा खासा व्यापार ठप हो गया। मेरे पति जो आज बिस्तर पर हैं वह गहरे सदमे में चले गए। मैं अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी संघर्ष कर रही हूँ। हमारी यह कष्टपूर्ण जिंदगी उसी की देन है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी बेटी किसी को ना दे। और उस औरत ने नेहा को जब यह बात बताई तो वह फपक कर रो पड़ी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। नेहा हर तरफ से हार चुकी थी। ससुराल में उसे बंदी बनाकर रखा गया था। उसका जेठ उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। पति विक्की नशे में धुत दिन में
घर पड़ा रहता और रात को यार दोस्तों के साथ नशे में धुत आवारागर्दी करता फिरता। चोरी चकारी के केस में 6-6 महीने जेल में रहता। नेहा अपनी दूध मुही बच्ची को पालने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन एक दिन उसके साहस ने जवाब दे दिया। अखबार में खबर छपी कि नेहा ने अपनी बेटी को गोद में लेकर नहर में छलांग लगा दी। नहरी महकमे द्वारा माँ बेटी को बाहर निकाला गया, तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। इस तरह से एक लव मैरिज का दर्दनाक दी एंड हो गया। दोस्तों, पन्ने पलट कर देखें, अगर नेहा अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करती तो उसकी ज़िंदगी आज क्या होती। लेकिन नेहा ने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों बर्बाद की। कुछ बच्चे बिना सोचे समझे ऐसे कदम उठा लेते हैं। यह उम्र ही ऐसी होती जब उन्हें सब कुछ बहुत आसान दिखता है, परंतु वास्तव में ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान। इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।